Am I audible now? Am I audible now? Okay. So what I was telling is कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था डी अरेंजमेंट को कंप्लीट, और डी अरेंजमेंट के पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट किया था डिस्टिंक्ट बॉल्स का। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था, मैं एक बार एक रफ आइडिया दे देता हूँ जस्ट दिमाग में सेट करने के लिए। लास्ट चीज जो हमने करी थी डी अरेंजमेंट। ठीक है, डी अरेंजमेंट के पहले हमने किया था डिस्टिंक्ट बॉल को डिस्ट्रीब्यूट, डिस्टिंक्ट बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था टू पीपल, टू पर्सन्स। इसमें बहुत सारे केस देख लिए थे कि किसको कितनी देनी है या क्या कंडीशन थी। एटलीस्ट वन की कंडीशन थी, अगर कोई कंडीशन नहीं है तो आंसर क्या है ना। अगर 4+4+4 का कॉम्बिनेशन देना है तो क्या है, 3+4+5 का कॉम्बिनेशन देना है तो क्या है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लास्ट क्लास में देख ली थी, राइट। और इसके पहले डिस्टिंक्ट बॉल्स टू डिस्टिंक्ट पर्सन, उसके पहले हम लोगों ने देखा था आइडेंटिकल बॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन टू पर्सन। हमने ये भी देख लिया था आइडेंटिकल बॉल का डिस्ट्रीब्यूशन टू पर्सन। ठीक है, ये हमने पिछली दो क्लासेस में मेनली जो हमारा कंटेंट था दो क्लास का वो ये था, है ना। अब जो आज की क्लास में हम करेंगे, एक तो सर्कुलर परम्यूटेशन हमारे पास बाकी है, सर्कल परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन, और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बाकी है इंक्लूजन एक्सक्लूजन के कुछ मैं फंडे सिखा दूंगा, बेसिक वाले, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाकी है, वो करस्पॉन्डिंग टू दिस ही है कि डिस्टिंक्ट बॉल्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करता है टू ग्रुप्स। और यहाँ पे आइडेंटिकल बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है टू ग्रुप्स। ये चीज हमको अभी देखनी। इसका मतलब क्या हुआ, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये दो चीज बता देता हूं आज, ताकि ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट कंप्लीट हो। फिर सर्कुलर बता दूंगा, फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन बता दूंगा। तो दैट वुड बी अवर प्रोसीडिंग, एंड विद दिस ऑल द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। तो अब सबसे पहले कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि भाई डिस्टिंक्ट बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं पर्सन्स को, या मैं डिस्टिंक्ट बॉल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ग्रुप्स को। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों के बीच में अपन जानने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो इसको मैं उठा लेता हूं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप समझ, मान लो मेरे पास चार बॉल। ठीक है, एक बॉल नंबर 1 है, एक बॉल नंबर 2 है, एक बॉल नंबर 3 है, और एक बॉल नंबर 4। अगर मेरे पास दो पर्सन है, एक पर्सन 1 है और एक पर्सन 2, अगर पर्सन 1 के पास मेरे पास बॉल नंबर 1 है और बॉल नंबर 2 है, और पर्सन 2 के पास बॉल नंबर 3 है और बॉल नंबर 4। ठीक है, एक केस ये है और एक केस ये है। क्या ये दोनों केस अलग अलग हैं? आर दिस टू केसेस आर डिफरेंट? टेल मी। मैंने दो दो बॉल करके दी है पर्सन 1 को और पर्सन 2 को। पर्सन 1 के पास बॉल नंबर 1 है, बॉल नंबर 2 है, तो डेफिनेटली ये दोनों मुझे जो है डिफरेंट नजर आएंगे और डिफरेंट होने भी चाहिए। बिल्कुल, पर्सन 1 के पास कौन सी बॉल है मैटर करता है भाई, बिल्कुल मैटर करता है। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से,
क्योंकि क्वेश्चन नहीं सुनोगे तो फिर कंफ्यूज होगे। अगर मैंने बोला कि मेरे पास 4 बॉल्स हैं, एक रूम में पड़ी हुई है, ये एक रूम है मेरे पास, इस रूम के अंदर मैंने 4 बॉल को रखा हुआ है और दो दो के ग्रुप में बनाया हुआ। मैंने क्या किया हुआ, दो दो के ग्रुप में बनाया हुआ। मतलब एक तो मैंने ये वाला केस ले लिया है कि 1 और 2 यहाँ पड़ी हुई है और 3 और 4 यहाँ पड़ी हुई रूम में। या फिर उस ग्रुप में मैंने, इसी रूम के अंदर मैंने ग्रुप में डिवाइड करके रखा हुआ है 2 बॉल्स को, और मैंने 2 केस ये रख के रखे हुए कि 3 4 यहाँ पड़ा हुआ है और 1 2 यहाँ, या फिर आप जस्ट फॉर दिस पर्पस 3 4 यहाँ पड़ा हुआ है और 1 2 यहाँ पड़ा हुआ है। आर दिस टू डिस्ट्रीब्यूशन आर सेम और डिफरेंट? They are not corresponding to two different persons right now. What I did is I have just divided into two groups. तो ये दोनों चीज क्या है, यहाँ तो ये दोनों डिफरेंट थी भाई साहब, क्योंकि दे आर एसोसिएटेड विद द करस्पॉन्डिंग पर्सन्स। तो किसके साथ पास कौन सी बॉल है ये मैटर कर रहा था। नो, इन दिस केस दिस आर सेम। तो ये जो दोनों में मेनली डिफरेंस है, एक सेकेंड, इन दोनों में मेनली डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पे जो मेनली, यहाँ पे जो चीजें ये पर्सन के करस्पॉन्डिंग है, तो किसके पास कितनी है ये मैटर कर रही है। और व्हेन यू आर डिवाइडिंग इन ग्रुप्स इट डजंट मैटर कि किसके पास कितनी है, तो सीन ही नहीं बनता है। बट सेम सेट अगर आ गया तो आपके पास आपको दिक्कत आ गई। ठीक है, तो अब ग्रुप पे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो मैं ये छोटा सा एग्जांपल ही लेता हूँ, 1 2 3 4 4 बॉल्स का ही, 4 डिस्टिंक्ट बॉल्स। फोर डिस्टिंक्ट बॉल्स, 4 डिस्टिंक्ट बॉल को 2 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप दोनों में डिफरेंस समझ चुके हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर से उठा के अपन इधर कर दे। अब मुझे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है कि भाई 2+3 का कॉम्बिनेशन, 3+1 का कॉम्बिनेशन डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मुझे जरा ये बता दो कि 3+1 के कॉम्बिनेशन में अगर 2 पर्सन को मुझे ये 4 बॉल को देना है तो मैं कितने तरीके से दे सकता हूँ। ये तो अपन ने कल किया ही था कि भैया 4 में से कोई भी 3 उठा लो, एक में से एक उठा लो, और फिर उसको 2 फैक्टोरियल करो। करेक्ट, क्योंकि 2 पर्सन को है, किसी के पास कितनी भी जा सकती है, तो 2 फैक्टोरियल। अगर वही चीज अब 2 ग्रुप में डिवाइड करनी है तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, तो मेरे पास आएगा 4 में से कोई भी 3 उठा लो और बची हुई एक में से कोई भी एक उठा लो। मुझे यहाँ पे अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो केस है, या फिर मैं इस केस में बोल दूं कि पर्सन 1 के पास और पर्सन 2 के पास 1 पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है और 3 बॉल पड़ी हुई है, और पर्सन 2 के पास चौथी बॉल पड़ी हुई है। क्या ये चौथी बॉल यहाँ पे है और ये 1 2 और 3 यहाँ पे है, तो पर्सन 1 और पर्सन 2 में ये दोनों अलग अलग है। बट अगर मैं सिर्फ ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप की बात में ये दोनों सेम है। तो मैं ना ये 2 फैक्टोरियल डालने का रीजन क्या है, मैंने पहले रीजन नहीं बताया था आपको, राइट। ये 2 फैक्टोरियल डालने का रीजन क्या है कि मैंने भाई पर्सन 1 को 3 बॉल दे दी कोई भी, और पर्सन 2 को 1 बॉल दे दी बची हुई, और इसी अरेंजमेंट को, यही केस को कि 3 बॉल ये वाली साथ में है और 1 बॉल ये है, इसको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, तो भाई इसको यहाँ दे सकता हूँ और इसको यहाँ दे सकता हूँ, मतलब 2 तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ। या अरेंजमेंट की बात है तो 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ। अगर मैं पर्सन को दे रहा था, क्योंकि किसके पास कितनी है वो मैटर कर रही, यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं है। मैं गया, मैंने 4 बॉल यहाँ, सॉरी 3 बॉल यहाँ डाल दी, 1 2 और 3 यहाँ डाल दी, और 1 बॉल फिर बची हुई मैंने यहाँ डाल दी। तो ये एक अलग अरेंजमेंट हो गया, अलग डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप्स हो गया।
इसको और इन दोनों को अपनी अपनी जगह चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ये ग्रुप में डिवाइडेड। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो विदाउट फैक्टोरियल आने वाला है। ठीक है, अगर यही चीज मैं बोलता हूं कि मेरे को 2+2 करके डिस्ट्रीब्यूट करने की, कि भैया दूसरे पर्सन को, दो पर्सन को 2 और 2 करके डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? तो इसमें आप बोलोगे 4C2 इंटू 2C2, यही बोलोगे। 2 फैक्टोरियल करते, बट आएगा तो 1 ही, ये दोनों तो कैंसिल ही होने वाला। करेक्ट। बेटा वही तो समझा रहा हूँ, थोड़ा सोचो ना उसको। वाई नो फैक्टोरियल? फैक्टोरियल आप शुरू से अटेंड कर रहे हो, ग्रुप और पर्सन में डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस है, इसके कारण ये 2 फैक्टोरियल आ रहा है। यहाँ पे वो 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा क्योंकि दोनों ग्रुप तो आइडेंटिकल हो गए ना भाई। मैं ये बॉल रखूं या मैं ये बॉल रखूं, नहीं, उनको लेट देम वेट इन द वेटिंग रूम, बिकॉज व्हेन आई एम स्टार्टिंग अ very typical concept, very difficult concept to understand, and they are not joining the meeting from starting, I cannot help them. ये तो आप ये समझ लो कि अगर मैंने सिर्फ ये डिफरेंस जब मैंने आपको बोला कि ग्रुप और पर्सन में डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस ही आपने नहीं सुना तो ये समझ में नहीं आने वाला आप। तो मैं अभी अलाउ ही नहीं कर सकता लोगों को इस कॉन्सेप्ट के मिडिल में घुसने के लिए, तो दैट्स व्हाई लेट देम वेट। ठीक है, यहाँ पे 4C2 2C2 के अलावा क्या आना चाहिए, मुझे जरा ये बताओ कि भाई अगर मेरे पास ये बॉल नंबर 1 और बॉल नंबर 2 यहाँ पड़ा हुआ है, और बॉल नंबर 3 और बॉल नंबर 4 यहाँ पड़ा हुआ है, बॉल नंबर 3 बॉल नंबर 4 यहाँ पड़ा हुआ है, बॉल नंबर 1 और बॉल नंबर 2 यहाँ पड़ा हुआ है, एंड व्हेन आई एम डिवाइडिंग देम इन ग्रुप्स दे आर सेम। व्हेन आई एम डिवाइडिंग इन ग्रुप्स दे आर सेम, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट। बट जब आप ये करते हो कि 4C2 और 2C2 यहाँ पे लिखते हो, तो आप क्या करते हो? तो आप करते हो कि पर्सन 1 को आपने यहाँ पे 4 में से 2 उठा के दे दिया, और पर्सन 2 को हमने 4 में से 2 बची हुई 2 में से 2 को डिवाइड दे दिया। बट क्या हो रहा है कि ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हो तो ये दोनों केस आइडेंटिकल आ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2 फैक्टोरियल, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2 फैक्टोरियल। नहीं, बॉल इंटरचेंज होंगी, वही तो केस मैंने ये 4C2 का क्या लिख के रखा हुआ। 4C2 का मतलब क्या होता है? 4C2 का मतलब ये होता है कि जितने भी 2-2 बॉल्स के कॉम्बिनेशन है वो सारे ये ले चुका है। 4C2 का मतलब ही यही होता है ना। तो वो केस तो ये 4C2 लाने से और 2C2 लाने से आ ही चुका है। बट अब इसमें रिपीटेशन किस में करवाना है, किस में नहीं करवाना। जैसे अगर मेरे को 2 पर्सन को देने हैं तो मेरे लिए ये दोनों अलग अलग केस, बट अगर 2 ग्रुप में डिवाइड करना है तो ये दोनों केस मेरे पास क्या आइडेंटिकल। तो यहाँ पे तो अगर मैंने आंसर सिर्फ ये लिखा है 4C2 2C2, तो अगर मेरे को ग्रुप में डिवाइड करना है तो डेफिनेटली ये केस रिपीट हो रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने 2 फैक्टोरियल से यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जब आप पर्सन को डिवाइड कर रहे हो और ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो। मैं एक बड़ा एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको समझा दूंगा, जो मैंने पहले ही लिया था उसी टाइप का। ठीक है, तो इसको भले ही आप नोट मत करो। अब इसमें ना मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा बेटा, आपको खुद को ही दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ और आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसको दिमाग में सुन के उसको समझना खुद को पड़ेगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो, कौन सा रिपीटेशन है, क्या रिपीटेशन है, कहाँ पे डिवाइड करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। बेटा मुझे ये बता, ये दोनों आइडेंटिकल हैं कि नहीं है? मैंने ये चीज बताई थी सबसे शुरू में जब तूने लेट ज्वाइन किया गया, यहाँ लिख के मैंने ये सेम लिखा था। क्यों लिखा था मेरे को बता चल। मैंने मीटिंग थोड़ी लेट लॉक करी, तो अगर ये वाली चीज नहीं सुनी थी तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प, क्योंकि ये दोनों सेम है या डिस्टिंक्ट है ये मैंने बताया।
राइट। तो ये दोनों सेम समझ में आया था कि ये दोनों डिफरेंट है और ये दोनों सेम है? सेम है तो इसीलिए तो यही तो पूछ रहा ना, तू सेम क्यों है? समझ में आया? ये सेम दोनों केस है क्योंकि ग्रुप में डिवाइड कर रहा, इसीलिए दोनों सेम है। चलो तो अब मैं आपको वही केस दे रहा हूं। 12 बॉल्स थी, 12 डिस्टिंक्ट बॉल्स थी। मेरा पहला क्वेश्चन था 3 पर्सन को डिवाइड करवाना था। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 3 पर्सन को डिवाइड करवाना था और यहाँ पे मैं 3 ग्रुप में डिवाइड करवा रहा हूँ। डेफिनेटली ग्रुप के आंसर पर्सन से कम आने चाहिए हमेशा, राइट। तो जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन है कि मैं डिवाइड कर रहा था 4 + 3 + 5, ये वाला कॉम्बिनेशन। 4 + 3 + 5, आपका आंसर आता था 12C4 8C3 5C5। यहाँ पे आएगा आपके पास, और इसके बाद आपके पास कितना आता था? 3 फैक्टोरियल, राइट। क्योंकि 3 पर्सन को किसी को कितनी भी जा सकती। यहाँ पे पहले ग्रुप में 4 प्लेस कर दी, दूसरे ग्रुप में 3 प्लेस कर दी और तीसरे ग्रुप में 5 प्लेस। इसमें ये 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे किसके पास कितनी बॉल जा रही है वो मैटर नहीं करता। रिमूव द 3 फैक्टोरियल फ्रॉम फाइंडिंग द ग्रुप वेदांत, एकदम परफेक्ट, क्योंकि किसके पास कितनी आ रही है ये मैटर नहीं करता। और यहाँ पे अगर मैं यही केस 4 + 4 + 4 का करता तो मेरे पास जो भी आंसर आता, इसमें मुझे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं ये पहले मैंने ये बोला था कि इसको 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल कर दो। दक्ष मैं बोल रहा हूँ ये दोनों केस डिफरेंट नहीं होंगे क्योंकि ग्रुप में डिस्टिंग्यूशन नहीं है ना। ग्रुप का नाम थोड़ी दिया तूने ए और बी ग्राफ। अगर उनको नाम दे दिया है ग्रुप को, देखो भाई लोग यहाँ पे ध्यान देना, अगर इन ग्रुप को नाम दे दिया है कि ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, या फिर ये ग्रुप ए है ये ग्रुप बी है, नाम दे दिया, तो फिर वो तो नाम दे दिया तो पर्सन की बात हो गई ना भाई। कि मैंने अगर चीजें डिफाइन कर दी हैं कि ग्रुप ए कौन सा है ग्रुप बी कौन सा है, तो बात तो फिर क्या हो गई कि ये पर्सन हो या ग्रुप हो या कुछ डब्बे हो जिनका नाम है कि एक येलो कलर का डब्बा और एक ग्रीन कलर का डब्बा है, तो फिर ये बात तो मैं पर्सन को दूं या ग्रुप में डिवाइड करूं, बात सेम है। यहाँ पे मैंने नाम दे ही नहीं सकता, नाम नहीं है। दो ग्रुप में गए हैं, एक 4 बॉल है, आपने 2-2 करके पुट कर दिए टेबल पे, ये समझो। नाम नहीं दिया है कि ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है। अगर नाम दे दिया है तो फिर वो तो पर्सन ही हो गए ना भाई। मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है कि वो पर्सन है या ग्रुप है, अगर मैं नाम दे ही चुका हूं। करेक्ट। जब तक नाम नहीं दिया है तो ग्रुप में डिवाइड करना है। आप कुछ इस तरीके से सोचो, 4 बॉल आपके टेबल पे पड़ी हुई है, 2 और 2 करके प्लेस करनी है आप, तो आप उनका नाम नहीं दोगे। पर नाम दे दिया तो फिर वो सेम ही यही वाला केस हो गया। इफ यू आर गिविंग द नेम, इफ यू आर गिविंग दिस, इफ यू आर डिफाइनिंग दिस 3 ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट somehow, that somehow can be giving the name of the group, or by और बाय डिफाइनिंग द डब्बास के 3 डब्बा है, तीनों अलग अलग कलर के, मतलब यू कैन डिस्टिंग्विश इन थ्री ग्रुप्स, देन दिस टू केसेस आर सेम। बट अगर आप ग्रुप्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो तो ही तो ये डिफरेंट होंगे। ग्रुप्स आर आइडेंटिकल, ग्रुप्स आर आइडेंटिकल मतलब ग्रुप ग्रुप की बात करेंगे तो आइडेंटिकल नहीं बोलना सही रहेगा एक्चुअली। आप कुछ इस तरीके से समझो कि भाई मेरे पास टेबल पे 10-12 बॉल पड़ी हुई और मेरे को 3 ग्रुप में 3-3 4-4 के ग्रुप में मेरे को उनको रखना है, और पोजीशन मैटर नहीं कर रही है कहाँ पे कौन सी बॉल क्या रखी हुई है, बस चार चार 3 ग्रुप में डिवाइड कर दो। वहीं पे अगर 12 बॉल और 3 लोगों को देना है, किसको कौन सी बॉल देना है ये मैटर करेगा। दोनों में ये डिस्टिंक्ट है। आया क्या समझ में? अब अगर वहीं मैं बोल दूंगा कि 3 डब्बे पड़े हैं मेरे पास, तो तीनों अलग अलग डब्बे हैं भाई, तो फिर वही 3 पर्सन वाली बातें होंगी।
या फिर मैंने बोला कि 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तो फिर मैंने उनको नाम दे दिया, तो फिर तेरी 3% वाली बात हो गई। आ रहा है क्या समझ में ये फंडा कि भैया सिर्फ ग्रुप में डिवाइड करना है, तो मतलब वो ग्रुप क्या है, आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दोज ग्रुप्स, एंड इफ आई एम टेलिंग यू कि भैया एबीसी ग्रुप है, देन आई कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द ग्रुप्स, देन दैट केस इज करस्पॉन्डिंग टू 3% रूल, जो हमने पहले पढ़ा। क्लियर है अभी? अब यही वाला आंसर यहाँ पे जब मैं लिखने जाऊंगा कि 3 ग्रुप में डिवाइड करो, तो 12C4, 8C4, 4C4, ये डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल अब आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, ग्रुप और पर्सन में बस आप यही करो, ज्यादा मत दिमाग लगाओ, तो यही करो, पर्सन को डिवाइड करके 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, खत्म करो, यही कर दो। अब रीजन क्या है, इन दोनों में मैं रीजन बताता हूं, आप इन दोनों का डिफरेंस बता देता हूं, बाकी अब आप समझना, शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आई गई है कि भैया हमेशा क्या करो कि 3 फैक्टोरियल का डिफरेंस आने वाला है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, यहाँ पे भी कर दो, और अगर आपको यहाँ पे भी करना है तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, कोई ओवरऑल न्यूट्रलाइज ही होने वाला। बट वो कॉन्सेप्ट अलग है, इसीलिए मैं इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करता हूँ, मैंने बताया भी आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से कि आप सॉल्व कर पाओ, इसीलिए। तो इन दोनों में डिस्टिंग्विश क्या है, इन दोनों में है ये है कि भाई ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, और ये पर्सन 3। ये भाई साहब लेके बैठे हुए 1 से लेके 4 की बॉल, ये भाई साहब लेके बैठे हुए 5 से लेके 8 की बॉल, और ये लेके बैठे हुए 9 से लेके 12 तक की बॉल। ये एक केस। एक केस ये भी है कि भैया 5 से 8 इसके पास है, 1 से 4 इसके पास है, और 9 से 12 इसके पास है। अब ये केस कितनी बार इन लोगों के पास है, जरा बताओ, यही केस इन लोगों के पास कितनी बॉल, कितनी कितनी बार है? यही केस कितनी बार है? 6 टाइम्स से 3 फैक्टोरियल टाइम्स। जितनी बार आप इन तीनों का अरेंजमेंट इन तीनों पर्सन के लिए कर सकते हो, इन तीनों के लिए, इन तीनों के लिए कितनी बार कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल, नॉर्मल अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट। तो ये 3 फैक्टोरियल वाले जो केसेस हैं भाई साहब, अब जरा बताओ मुझे कि वो ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं, तो ये 6 के 6 सारे केस आइडेंटिकल हैं या नहीं? बॉल्स का अरेंजमेंट नहीं भाई हर्षल, बॉल्स का अरेंजमेंट नहीं भाई, ये एक के, ये 2 और ये 3 का अरेंजमेंट भाई। बॉल्स का अरेंजमेंट करूंगा तो फिर तो 12 फैक्टोरियल आता है, बॉल्स का अरेंजमेंट नहीं कर रहा हूं। ये 3 सेट जो है, ये सेट 1, ये सेट 2, ये सेट 3 का अरेंजमेंट कितनी बार पॉसिबल है? 3 फैक्टोरियल टाइम्स। के कॉम्बिनेशन सेम रखा हुआ है, बट इनकी पोजीशन को मैटर कर दिया है कि कौन सा सेट किसके पास जा रहा है। तो ये 3 सेट हैं, 1 2 3, इनको अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल रीजन इसलिए ही हम लेके आते थे। अरे वो केस तो अलग ही आएगा रे भाई, वो केस अगर तुम ये बोल रहे हो कि इसके पास 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया, और बचे हुए इनके पास आ गए, वो केस वो केस जो है, वो केस तो मैं ये जब 12C4 और 8C4 और 4C4 रख रहा हूँ उसने हैंडल किया है। ये 3 फैक्टोरियल हैंडल थोड़ी कर रहा है, ये थोड़ी हैंडल कर रहा है भाई मेरे, वो ये तो ये खुद हैंडल कर रहा है, ये वाला पार्ट वो हैंडल कर रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशन। ओके, हाँ। तो ये 3 फैक्टोरियल वाले जो केस हैं भाई, वही केस अगर मैं यही केस अगर मैं ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो ये सारे के सारे आइडेंटिकल है कि नहीं? तो मैंने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, नहीं करना? नहीं सिद्धांत, अरेंजमेंट मतलब, हाँ, ये सेट्स का अरेंजमेंट चले, अगर तू सेट्स बोल रहा है कि ये सेट्स का अरेंजमेंट सीन में आना चाहिए, और ग्रुप के केस में सिर्फ कौन कौन सी कहां पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन सीन में लाना, ग्रुप के केस में डिफरेंट कॉम्बिनेशन सीन में लाना है, और पर्सन के केस में डिफरेंट कॉम्बिनेशन किसके पास है वो भी मैटर कर रहा है, उस चीज को समझो। आया क्या समझ? अगर यही मैं 4 प्लस, नहीं 4 प्लस, एक सेकेंड, नॉट 4, अगर यही कॉम्बिनेशन में बताऊं मेरे को 3 + 3 + 6 का करके दे दे,
तो मेरा आंसर क्या आप बोलते हैं यहाँ पे 12C3 फिर 9C3 6C6 इंटू कितना आता पर्सन के केस में 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल आता, करेक्ट। तो ग्रुप के केस में कितना आ जाएगा 12C3 9C3 6C3 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, और इसको एक एडिशनल वो डिवाइड कर दो आप 3 फैक्टोरियल, बस पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे उससे 3 फैक्टोरियल डिवाइड। ठीक है अभी, तो बस आपको यही ध्यान देना है कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इससे डिवाइड कर देना। अच्छा 6 से 6 नहीं लिखा है क्या मैंने, क्या लिखा 6 से 6 आएगा, बिल्कुल सही, यहाँ पे 6 से 6 आएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि हर एक केस 3 फैक्टोरियल टाइम रिपीट हो रहा है, तो ओवरऑल में 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर। बोलो बेटा। सर जब हम परसेंट्स वाला करते थे तो लाइक 4+4 का एक ही अरेंजमेंट होता है ना, 4 तो प्लस हम 4 प्लस 4 का, हाँ उसका एक ही हाँ वो अरेंजमेंट उसका होता एक था। अरेंजमेंट नहीं, उसमें उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब काउंट अलग है तो किसके पास कितना मैटर कर रहा है, बट अगर आप 4 4 ही दे रहे हो तो सारे केस इसके पास ऑलरेडी आ चुके हैं 4, मतलब ये वाला केस 1 से लेके 4 तक आना, ये वाला केस जैसे 1 से लेके 4 तक आना, 5 से लेके 8 तक आना, और 9 से लेके 12 तक आना, ये सबको 4 4 4 बॉल मिली। तो व्हेन यू आर राइटिंग दिस 12C4, करेक्ट, तो 12C4 जब आप लिख रहे हो तो सारे 4 4 के कॉम्बिनेशन आपके पास आ गए, जितने भी हो सकते हैं, ये भी आ गया है, ये भी आ गया है, ये भी आ गया है इसके पास। तो इन इन तीनों को अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अरेंज करने की जब जरूरत पड़ी है जब काउंट ही डिफरेंट, क्योंकि ये वाला केस इसके पास आया है तो 5 से लेके 8 तक वाला भी इसके पास आ ही चुका है, क्योंकि 12 में से 4 के ऑप्शन जब ये सिलेक्ट कर रहा था तो जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सारे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे आ चुके हैं इसके पास। तो ओवरऑल आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको जो पर्सन का केस है उसमें जितने ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो उससे डिवाइड करो, राइट। जैसे यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर दो, एक क्वेश्चन में देता हूँ और क्लियरिटी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको दे देता हूँ, तो आप समझ जाओगे। अब वेट करो, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आंसर लिख लो, उसके बाद अपन बात करेंगे कि 10 डिस्टिंक्ट बॉल हैं, दस डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं और 4 पर्सन। अब आपको क्या करना है, 4 पर्सन हैं और 4 ग्रुप्स हैं, इनमें डिवाइड करना है। पहला केस है मेरे पास, या यहाँ पे आप 4 की जगह 16 ले लो, 16 डिस्टिंक्ट बॉल्स। अगर आपको सबसे पहले केस में लेना है कि सबको 4+4+, या ये भी छोड़ो, 4+4+ छोड़ो, आप कॉम्बिनेशन दे दो इन लोगों को, 3+4+5 प्लस कितना आएगा, 5 4 9 3 12 +4 आ जाएगा। डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन नहीं आएंगे क्या, यहाँ पे 1 कर देता हूँ ना, 8 और ये 8, ये वाला कॉम्बिनेशन आप डिस्ट्रीब्यूट करो सबसे पहले कि चारों ग्रुप में या चारों पर्सन को अलग अलग आना चाहिए। दूसरा केस कर दो कि सबको 4+4+4+4 आना चाहिए। तो 4 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करने का 16C3, उसके बाद बचेगा आपके पास 13C4 9C1 8C, यहाँ पे वही 16C3 13C4 9C1 8C8 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, सॉरी डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 है यहाँ। आइडियली यहाँ पे भी आप 4 फैक्टोरियल करोगे तो यहाँ भी आप 4 फैक्टोरियल, करेक्ट, ये ठीक है।
ये अरेंजमेंट तो आपको पता है कि ये चारों अलग अलग है, तो 4 फैक्टोरियल यहाँ पे आना चाहिए, तो ये पूरा एज इट इज लिख दो और डिवाइडेड बाय वापस आप 4 फैक्टोरियल कर दोगे, तो ये तो वैसे भी आपको कैंसिल होके जो भी आंसर देगा आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 का कॉम्बिनेशन है तो 16C4, 12C4, 8C4, 4C4, और फिर आप 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल करोगे क्योंकि ये चारों काउंट यहाँ पे सेम, ठीक है, इसीलिए तो ये चारों काउंट सेम होने के कारण खैर ये तो कैंसिल ही होने वाला है, आपके पास कुछ एडिशनल इसमें होने नहीं वाला। तो 16C4, 12C4, 8C4, 4C4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ये जो 4 फैक्टोरियल है ये आप एडिशनल लेके आओ। यहाँ पे भले ही आपको लिखना है कि पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल लिखना है, बट ये तो अगेन कैंसिल होना। वहीं पे अगर आप ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो कि 4 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 1, तो आपका आंसर इस केस में कितना आता था? 16C4, 12C4, 8C7, 1C1 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इसमें आप क्या करोगे? इसमें करोगे आप 16C4, 12C4, 8C7, 1C1, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल एज इट इज, एंड एडिशनल आप 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, क्योंकि पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट जो भी आपने किया होगा वो एक केस ग्रुप में अगर डिवाइड कर रहे हो तो 4 फैक्टोरियल टाइम्स आ चुका होगा, उसको न्यूट्रलाइज कर, बस इस तरीके से आप जो पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उससे 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 ग्रुप में या 4 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो कर। और पर्सन का डिस्ट्रीब्यूट करने का लॉजिक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको करना है, तो बस आपको एडिशनल यही डालना भी, ठीक है। अब ये सब क्यों हो रहा है? तो ये अपने आप में थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, तो इसको खुद से सोचना, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि क्या रिपीटेशन आ रहा है और ये जो 3 फैक्टोरियल यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ इनके रीजंस क्या है। ठीक है, ये सेम और क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है बेटा, आप ये समझ लो कि एडवांस में पीएनसी में जब 3 बार क्वेश्चन आते हैं, मान लो 3 साल एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 3 साल में से 1 साल क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड बाय इन्हीं चीजों से होता है। तो ये जेई एडवांस का फेवरेट है, तो आप समझ लो कि कंफ्यूजन ज्यादा होने वाला है इस पार्ट। नहीं बिल्कुल, वेदांत देख, अगर एक लास्ट डाउट में क्लियर कर रहा हूँ इस पार्ट का, ये बोल रहा है कि सर 4 प्लस 4 प्लस 4, तो आप हम मैं पर्सन को दूं या फिर मैं ग्रुप में डिवाइड करूं, क्या फर्क पड़ेगा? तो मुझे जरा ये बता कि पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, ये पर्सन 3 है और ये पर्सन 4, अगर इसके पास बॉल नंबर 1 से लेके 4 तक आई है, इसके पास बॉल नंबर 5 से लेके 8 तक आई है, इसके पास 9 से लेके 12 तक आई है, और इसके पास 13 से लेके 16 तक आई है ना, ये सेट आया, और एक सेट तेरे पास ये आया 5 to 8 यहाँ पे है, 1 to 4 यहाँ पे है, 9 से 12 यहाँ पे है, और 30। तो मुझे ये बता सिर्फ कि ये दोनों चीजें जब मैं पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो डिस्टिंक्ट है, करेक्ट, बट मैं अगर ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो ये दोनों सेम है कि डिस्टिंक्ट? बस इसका जवाब सेम है। तो सेम है तो डेफिनेटली जो पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करके आंसर आया था उससे कम आना चाहिए। कितना कम आना चाहिए? जितने तरीके से यही चीज डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, मतलब यही जो कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन ये, एक कॉम्बिनेशन ये, एक कॉम्बिनेशन ये और एक कॉम्बिनेशन ये कितने तरीके से इन चारों पर्सन को जा चुका होगा, सेम कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो भैया ठीक है, ये 5 to 8 और 1 to 4 मैंने यहाँ डाल दिया, या मैं क्या करता, 1 to 4 यहाँ डाल देता, और कुछ किसको इसको 5 to 8 ही दे देता, इसको मैं 13 से लेके 6। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट, क्योंकि 4 सेट है तो 4 सेट का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। तो भाई ये केस ग्रुप में जब तक मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आइडेंटिकल आएंगे, ऐसे कितने केस आने चाहिए? 4 फैक्टोरियल। तो जब मैं पर्सन को दे रहा हूं और जब मैं ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं, तो पर्सन को जो मैं दे रहा हूं और ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं, तो ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं तो एक केस 4 फैक्टोरियल टाइम्स आ चुका है, करेक्ट, जो एक ही बार आना चाहिए। ये जो 4 फैक्टोरियल केस आएंगे ये एक ही बार आना चाहिए जब मैं ग्रुप को डिवाइड कर रहा हूँ। पर्सन में तो जो आगे आ गया, बट ग्रुप में ये एक ही बार आना चाहिए, इसीलिए मैं ये 4 फैक्टोरियल से यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी आप बोलोगे तो सेम रीजन है, डिवाइड कर। अभी क्लियर?
पर्सन और ग्रुप का डिस्टिंग्विश यही है कि जो भी आप एक सेट का कॉम्बिनेशन है, वो सेट का कॉम्बिनेशन एक ही बार आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए। पर्सन के केस में वो अलग अलग आना चाहिए। नहीं समझ में आया क्या? 4 फैक्टोरियल हर एक केस जो रिपीटेशन होता है उसको डिवाइड कर दिया। अब मान लो यही वाला केस, एक सेकंड रुकना, एक और एग्जांपल इसका लास्ट एकदम, कि 1 से लेके यही वाला 3, 4, 1 और 8 वाला लेते, 1 से लेके 3 तक का ये कॉम्बिनेशन, फिर 4 से लेके 4, 5, 6, 7, ठीक है, फिर 8, और फिर आ जाएगा मेरे पास 9 से लेके 16। ये एक कॉम्बिनेशन है। अब मुझे ये बताओ कि ये पर्सन 1 को दिया, ये पर्सन 2 को दिया, ये पर्सन 3 को दिया और ये पर्सन 4 को दिया। अब यही कॉम्बिनेशन अगर मैं 8 यहाँ पे आ गया मेरे पास, 1 से लेके 3 मेरे पास यहाँ पे आ गया मेरे पास, 4 से लेके 7 मेरे पास यहाँ पे आ गया मेरे पास, और 9 से लेके 16 मेरे पास यहाँ, ये दोनों कॉम्बिनेशन डिफरेंट है या सेम है? इफ आई एम गिविंग देम टू पर्सन्स, मेरे क्वेश्चन का जवाब देना सब लोग। ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट है या सेम है? ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट ही होने भी चाहिए, राइट? अब जब ये 1, 3 इसको चला गया, 8 इसके पास चला गया, 4 to 7 इसके पास चला गया, और 9 से लेके 6, अब यही कॉम्बिनेशन इन चारों लोगों में कितनी बार गया होगा? टेल मी, हाउ मेनी टाइम्स दिस कॉम्बिनेशन हैज गॉन टू दिस 4 पर्सन्स, द सेम कॉम्बिनेशन, आई मीन टू से 1 to 3, 4 to 7, 8, और ये कितनी बार गया होगा भाई? 4 फैक्टोरियल। अब अगर मैं ग्रुप में डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार आना चाहिए? अगर मैं ग्रुप में डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार आना चाहिए? एक ही बार आना चाहिए ना, क्योंकि ग्रुप में तो एक ही बार आना चाहिए। तो जो पर्सन का आपका आंसर आया है यहाँ, इस पर्सन के आंसर में आपको क्या 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना जरूरी होगा? बिल्कुल, क्योंकि एक केस 4 फैक्टोरियल टाइम्स आ जाए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो यार। क्लियर है? चलो, अब इससे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम दे चुका हूँ इस पे। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कशन। हाँ, उसका काउंट बेटा मत पूछो डाउट, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं समझा पाऊंगा। बोलो बेटा। सर वो एक मिनट प्रीवियस पेज जा सकते हो आप, वहाँ पे बोलना। हाँ सर, यहाँ पे जब 4, 3, 5 वाला जो केस था, वो उसी में 12C4, 8C4, 4C4 वेज होगा। तो इन दैट ओनली यू आर सेइंग दैट 3 फैक्टोरियल 4 डिफरेंट + 3 वेज हो + 5 जाएंगे। वाला या ये वाला फर्स्ट वाला केस या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला केस उसमें इतने वेज हो जाएंगे ना। हाँ, तो ये तो पर्सन को ग्रुप्स में। डिस्ट्रीब्यूट किया, अब 3 लोग हैं तो एक चीज 3 फैक्टोरियल टाइम्स आ चुका है, तो इससे डिवाइड कर दिया एडिशन। हाँ लाइक ग्रुप 1 4 बॉल्स, 3 बॉल्स, 5 बॉल्स, तो हाँ उतने वेज हो जाएंगे। तो अब हर वे में मतलब अलग अलग बॉल्स जा रही है इधर उधर, हाँ, तो इसलिए हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। जो रीजन यहाँ है, ये वाला 4 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, वही रीजन यहाँ है कि 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, अच्छा क्योंकि ओके। यहाँ पे 3 काउंट था, तो 3 बार 3 फैक्टोरियल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है चीजों का, यहाँ 4 था तो 4 फैक्टोरियल टाइम्स हो रहा। बिल्कुल, ये आप रूल बना लो बेटा। आई एम आई आई डू नॉट वांट टू मेक रूल्स एक्चुअली, क्योंकि कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन आ सकता है, बट हाँ ठीक है, ये काम करेगा ही। बोलो हर्ष। सर वो आपने कहा ना कि 12C4 में अपन कोई बॉल ले सकते, तो 12C4 केस में आ गया। तो सर मतलब 4 बॉल लिया मैंने, और फिर मतलब मेरे को पर्सन 1 को मैं 4 तरीके से दे सकता हूँ, 4 फैक्टर को दे सकता हूँ ना? 12C4 तरीके से दे सकता है, 4 फैक्टोरियल से नहीं दे सकता। नहीं 12 में हाँ से 4 मतलब को सिलेक्ट करने का तरीका 12C4 होता है। हाँ, तो मैंने 4 समझो 1 3 5 7 सिलेक्ट किया मैंने, तो मैं उनको मतलब वो एक ही पर्सन नहीं, को 1 3 5 7 तेरे हाथ में दे दी, उसके बाद कौन कहाँ पड़ी उससे मतलब थोड़ी, उसको 4 फैक्टोरियल से थोड़ी अरेंज करना है बेटा। मैंने 4 बॉल तेरे को दे दी यार, अब तेरे पास हाथ में रखी है, पाँव में रखी है, जेब में रखी है, क्या फर्क पड़ रहा है?
तो वो मेरे को 4 मिल गई, तो फिर वो उसको मैं उसको अरेंज नहीं करना है, लोगों के पास जो बॉल्स गई हैं, बॉल कौन कौन सी गई है ये मैटर कर रहा है। मैं कौन सी कहाँ पे रखी हुई है, तो भाई रखने के तो इनफाइनाइट तरीके हो सकते, राइट। Yes. उनको 4 फैक्टोरियल वो वाला नहीं है, उनको अरेंज थोड़ी करना। चलो अब आगे बढ़ेंगे अपन। अब ये जो केस था, मतलब मैंने जो जब आज क्लास चालू करी थी तो मैंने आपको बताया था मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ। मैंने आपको बोला बताया था कि पहला वाला केस मैंने करा दिया डिस्टिंक्ट बॉल्स को। अब मैं केस करा रहा हूँ नीचे वाला, आइडेंटिकल बॉल्स टू ग्रुप्स। अब आइडेंटिकल बॉल्स टू ग्रुप्स को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना, अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि मेरे पास 5 आइडेंटिकल बॉल्स, मुझे 3+2 कॉम्बिनेशन देना है पर्सन 1 और पर्सन 2 को। 2 पर्सन है मेरे पास, और 2 ग्रुप में डिवाइड कर। तो दोनों में अंतर क्या आएगा? अगर मेरे को 2 पर्सन को डिवाइड करनी है, एक को 3 देनी है, एक को 2 देनी है, तो कितने तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। वहीं अगर 2 ग्रुप में डिवाइड करना है तो कितने तरीके से कर सकता हूँ, जरा बताओ। 2 पर्सन को तरीके होंगे सिर्फ 2 मेरे पास, राइट। कौन से 2 तरीके तरीके होंगे कि पर्सन 1 और पर्सन 2 को या तो 3 चली जाए, या 2 इसको चली जाए, या 2 इसको चली जाए, या 3। इसका भी एक ही तरीका होगा और इसका भी एक ही तरीका होगा, क्योंकि आइडेंटिकल बॉल्स है। सही बोल रहा है ना? क्योंकि आइडेंटिकल बॉल्स, क्योंकि कौन सी 3 गई कौन सी 2 गई सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे 12C3 हम, अगर ये डिस्टिंक्ट बॉल होती तो हम क्या करते? अगर ये डिस्टिंक्ट बॉल होती भाई साहब, तो हम क्या करते? हम करते 5C3 और 5C2। अब करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आइडेंटिकल है, राइट। तो यहाँ पे कितना तरीका होगा ग्रुप में डिवाइड करने का? बस एक ही तरीका होगा। अगर वही मैं बोलूं कि 4+1 डाल दो भाई, तो यहाँ पे भी 2 तरीके ही होंगे इसके, इसका एक ही तरीका होगा। तो ग्रुप में अगर डिस्टिंग्विश करना है और आइडेंटिकल बॉल से, तो लोचे ही नहीं। तो आप तो मैनुअली कैलकुलेट करो, इसमें कुछ जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है किसी और दूसरे फंडे की। आपको पता है कोई भी केस होगा, वो केस बस एक ही बार पॉसिबल है अगर यहाँ पे, ठीक है। और ये वाले तो आप निकाल ही चुके हो जो फॉर्मूले थे आप, तो इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। एक क्वेश्चन में इन सबको कंबाइंड करके देता हूँ, आपको मजे आ जाएंगे, आपके फाइनल आंसर। एनी नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉल्स के लिए तो एक ही केस होना है भाई। आपके पास 100 बॉल्स है, 100 बॉल्स है, 100 बॉल्स आइडेंटिकल। अगर मैं बोलूंगा कि यार मेरे को ऐसा करो 51 + 49 के ग्रुप में डिवाइड करके बताओ, तो आप बोलोगे एक ही होगा सर। मैं बोलूंगा 50 और 50 के ग्रुप में डिवाइड करके बताओ, एक ही होगा सर। काउंट से मतलब है, कौन सी बॉल कहां पे है मतलब ही नहीं है, क्योंकि सारी बॉल आइडेंटिकल। यहाँ पे सिर्फ मेरे को काउंट से मतलब। तो ये वाला पार्ट तो बहुत छोटा सा है कि आइडेंटिकल बॉल्स को आइडेंटिकल ग्रुप में। अब एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, मेरे पास 5 तो बॉल्स है और मेरे पास 3 तो ग्रुप है। 5 बॉल्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं, एटलीस्ट 1 इन ईच ग्रुप मेरे को डालना। ईच ग्रुप का एटलीस्ट 1 का मेरे पास केस है। पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास,
वो क्या है, बॉल्स और ग्रुप्स के बॉल्स आइडेंटिकल है या डिस्टिंक्ट है मुझे नहीं पता, है ना, वो केस मैं आपको मैं टेबल बनाने की सोच रहा हूँ, कैसे बना दूं। हाँ ठीक है, बॉल्स हैं और ग्रुप्स हैं। तो मेरा पहला तो क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई ये भी डिस्टिंक्ट है और ये भी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब आप समझ रहे हो, ग्रुप का डिस्टिंक्ट होने का मतलब क्या हो गया कि भाई पर्सन्स को ही दे रहा हूं। पहला केस, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है भाई साहब, आइडेंटिकल है और ये डिस्टिंक्ट है। थर्ड मेरे पास केस आ रहा है कि ये डिस्टिंक्ट है और ये भाई साहब मेरे पास आइडेंटिकल है। और फोर्थ वाला केस मेरे पास ये आ रहा है कि आइडेंटिकल है और ये भी आइडेंटिकल है। ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो मैं बोलूंगा ठीक है यार, अब तो आपका काम ही हो गया। एटलीस्ट वन इन ईच ग्रुप तो डालना कंपलसरी है भाई, पूरे क्वेश्चन में एटलीस्ट वन इन ईच ग्रुप तो डालना कंपलसरी। और ये पहला वाला क्वेश्चन तो मैं आपको करा भी चुका हूँ, याद हो, आपने मेरे को आंसर जल्दी जल्दी सबने आंसर निकाल के दे दिए थे, अगर आपको याद हो। आपके नोट्स में दिख जाएगा, बॉल डिस्टिंक्ट है, ग्रुप डिस्टिंक्ट है, बोला था जेई में आया हुआ है, याद है क्या? आईटी ने भाई यही क्वेश्चन पूछा था, सेम यही कंटेंट के साथ। बिल्कुल सही, 150 पहले वाले। हाँ वो आर की पावर एन के फॉर्मूले के साथ किया था तब। इसके बाद हाँ, यस्टरडे ओनली, ओके या बिल्कुल, ये कल ही तो किया था। इसके बाद बिल्कुल ये रहा। बस ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, जेई में। अपन मेंस से बहुत ऊपर निकल चुके हैं, अपन को सफिशिएंट टाइम भी मिला, तो मैंने मेंस के ऊपर आपको बढ़ा भी दिया। और ये तो ऐसा है कि आप पूछो लोगों से जो जेई एडवांस भी कर रहे हैं, मतलब तो आप देखना, आप कंफ्यूजन रहेंगे बच्चों को। अच्छा बच्चा है तो डेफिनेटली उसको तो क्लियरिटी रहती है, जो अच्छी मेहनत करते हैं, जो समझते हैं अच्छे से। बट बहुत कंफ्यूजन वाला पार्ट है ये बच्चों को, कि ग्रुप आइडेंटिकल कर दो, बस यही क्वेश्चन करा दो तो कंफ्यूजन लगता है। इसीलिए तो चैप्टर स्ट्रांग नहीं लगता है, कि कहाँ पे दिक्कत आ रही भाई पता ही नहीं चल रहा है। इसका तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर देखो 3 raised to the power 5 माइनस 3c1 2 raised to the power 5 प्लस 3c2 और आप कर देना 1 raised to the power 5 और आपका आंसर 150 आ जाएगा। सर सोचो ही मत ज्यादा, बिल्कुल सही। दूसरा वाला जरा बताओ, तो आइडेंटिकल बॉल्स है, वो डिस्टिंक्ट है। अरे ये भी तो डायरेक्ट कर चुके होंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये भी तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिकल को डिस्टिंक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एटलीस्ट वन, n-1 CR-1, याद है नहीं याद है? 4c2, बिल्कुल सही। बस इसीलिए तो मैंने रटवाया तुम लोगों को कि भाई रट के भी रखो, कंफ्यूजन इतना हो जाएगा कि कुछ समझ में ना आएगा। 6 केसेस, डिस्टिंक्ट टू आइडेंटिकल। ग्रुप्स आर आइडेंटिकल। अब इसके लिए क्या करोगे? इसमें तो आपको बहुत ज्यादा भारी वाली दिक्कतें आ गई।
चलो अब मैं अलाउ कर रहा हूँ इन लोगों को घुसने के लिए। वैसे तो अभी समझ में नहीं आएगा इनको कुछ भी, बट इसके नेक्स्ट वाला पार्ट तो कम से कम समझ में आ जाए। ग्रुप पे भी डाल देना भाई को। अब इसमें क्या होता है ना, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनका नुकसान हो जाता है। जो लोग टाइम पे आते हैं, बाय लक एक दिन ऐसा हो गया कि वो टाइम पे नहीं आता, जैसे आज का दिन ऐसा हो, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था बट ड्यू टू सम रीजन उनको बाहर जाना पड़ गया। बाहर जाने का रीजन नेटवर्क इश्यूज या कुछ भी हो सकता है, उनका भी नुकसान। इसे दो, और वही बेचारे सीरियस भी होते हैं तो नुकसान, इसीलिए मैं हमेशा करता नहीं हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि कम से कम आदत तो लगे सबके आने की, कि टाइम पे आओ तो सही। अभी क्लास रहती तो मेरे को पता रहता कौन क्या है भाई, किसका चेहरा है, कौन लेट आता है, तो मैं उसको उस तरीके से डील कर लेता कि भाई तू लेट आता है हर क्लास में, चल इधर आ बगल में बात करते हैं। बट अब मैं तुम्हारे चेहरे तो जानता नहीं, प्लस पढ़ाने में मैं ध्यान भी नहीं दे सकता कौन ज्वाइन कर रहा है, कौन लेट आ रहा है, कौन सही आ रहा है रेगुलर बेसिस। तो दैट्स अ चैलेंज, बट इट डजंट मैटर टू मी फाइनली ओवरऑल। डेफिनेटली मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, कि भाई तू 1 घंटे लेट ज्वाइन करना, तू 1 घंटे लेट ज्वाइन कर ले, मुझे क्या फर्क पड़ना, मत समझ। तू ज्यादा से ज्यादा यही बोलेगा मेरे को कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा, तो तेरे को भी पता रहेगी रियलिटी क्यों समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे तो कुछ लॉस ही नहीं। देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा ना, लास्ट वाले 3 और 4 में एक दिक्कत आएगी आपको। कोई मेरे को बताएगा क्या 3 का आंसर? 3 और 4 का सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यार ये जो 3% को 5 बॉल देनी है, 3% को 5 बॉल देनी है, तो कितने तरीके से मैं दे सकता? तो मैं बोलूंगा यार देखो, या तो उन बंदों के पास ये वाला कॉम्बिनेशन चला जाए, या तो उनके पास ये वाला चला जाए, इसके अलावा कोई सेट कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? देखो दो तो आंसर आपने लिख लिए, इसके आगे की मैं बात कर रहा हूँ, या इनको भी मैं वापिस ऐसे ही करके बता दूंगा। मैं बोलूंगा यार, या तो उनके पास किसी एक के पास 3 और बचे हुए 2 के पास 1+1 का कॉम्बिनेशन है, या 2+2+1 का कॉम्बिनेशन है। 4+1+0 का कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं इस केस में। करेक्ट बोल रहा हूं? या इसके अलावा भी और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि एटलीस्ट 1 तो मुझे देना है ना सबको। तो अब देखना, तरीका देखना सर, यही आंसर लाने का दूसरा तरीका, कि अगर मेरे को डिस्टिंक्ट बॉल्स को डिस्टिंक्ट ग्रुप में डिवाइड करना है, कि ये भी डिस्टिंक्ट है और ये भी डिस्टिंक्ट, तो मैं करूंगा कि ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं 5 में से 3 बॉल इसको दे दूंगा, बचे हुए 2 में से 1 बॉल इसको दे दूंगा, फिर 1 में से इसको दे दूंगा। और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 3 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल करो, ये वाला केस। और ये वाला केस इंटू 3 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल। जरा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखो तो कितनी आती है, इसकी वैल्यू कितनी आती है और इसकी वैल्यू कितनी आती है। दोनों को इंडिविजुअल कैलकुलेट करके देखो कितना आता है। ये 60 और ये 90, और डेफिनेटली 60+90 किसके बराबर आ जाएंगे दोस्तों? 150 के बराबर आना ही है ना। देखो सोचने का तरीका अलग हो गया, आंसर तो सेम आना है। ये तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का,
बढ़िया तरीके से निकाल दी। और ये मैंने निकाला कि ये कॉम्बिनेशन आएगा भाई, इन दो के अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। ये 3 लोगों को देने के इतने तरीके, ये 3 लोगों को देने के इतने तरीके, तो टोटल मेरे पास 150 आपके पास आ जाएगा। अब यही केस अगर आप डिस्टिंक्ट ग्रुप में डालोगे ना, यही चीज अगर इसमें सोचोगे तो आपका आंसर कितना? हाँ, दिस मेथड कैन नॉट बी डन ऑलवेज बिकॉज इफ द काउंट इज डिफरेंट। अगर 12 बॉल से और 3 ग्रुप्स में निकालना है तो फिर तो आपकी हालत खराब होने वाली। उसके लिए तो फॉर्मूला यूज करना, बट कभी पूछता नहीं है जी। जनरली उन्होंने इसीलिए तो क्वेश्चन 5+3 के कॉम्बिनेशन का ही पूछा था। अब इतनी हिंट के बाद थोड़ा सा आप लोग सोचो। मैं अब ये बचे हुए क्वेश्चन नहीं करा रहा, अभी मैं बाद में कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अब मेरा ये मेथड है कि अब आप लोग ये सारे खुद से निकाल के देखो क्या आने वाला। ठीक है, ये अब खुद से निकाल के देखो कि अब क्या आएगा। ठीक है, इसके आंसर मैं कैलकुलेट करूंगा बट बाद में करूंगा, अभी नहीं करूंगा। मैंने आपको एक हिंट दे दी कि इस तरीके से आप जरूर प्रोसीड कर सकते हो। तो अब ये दो के तो दो तरीके मैंने बता दिए, एक एक तरीका। इन दोनों का एक एक तरीका तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, राइट। ये आपको पता थे फॉर्मूले के तरीके हैं। अब मैंने ये मैनुअल वाला तरीका बताया, इस मैनुअल से भी चारों के आंसर निकाल के बता कितने आएंगे। एंड देन वी विल बी कैलकुलेटिंग आफ्टर today's class. It means in the next class we will be calculating this. This is the last class we have in this week, right? चलो भाई, अब मैं स्टार्ट करूंगा नई चीज, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर परम्यूटेशन। अब फिर थोड़ा सा समझना है आपको। बिल्कुल दक्ष आंसर सही है तेरा, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। इसके पहले वाला भी ले लो। नहीं, इसके पहले वाला ये नहीं, इसके पहले वाला था ये। मुझे 5 मिनट दो, फिर मैं चालू करूंगा। जब तक आप भले ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो, सोच लो। मुझे 2 मिनट दो। सर्कुलर परम्यूटेशन स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब क्या है? सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब ये है कि यार देखो, आपके पास 4 बंदे, ठीक है, 4 लोग। पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3 है, पर्सन 4 है और पर्सन 5। ये 5 बंदों को मैंने यहाँ पे बिठा के रखा हुआ है। मान लो कुछ इस तरीके का एक अरेंजमेंट है, या फिर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। तो ये जो अरेंजमेंट्स हैं, हम अभी तक यही करते हुए आए थे। हम यही करते हुए आए थे कि भाई 5 लोगों को बिठा दो, 5 लोगों को एक अरेंज कर दो। हम यही बोलते थे, 5 लोगों को अरेंज करने का तरीका होता था 5 फैक्टोरियल। बट इसमें थोड़ा सा ये ध्यान दो कि इसका जो अरेंजमेंट है, इसको हम लोग बोलते थे लीनियर अरेंज। लीनियर अरेंज, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट का मतलब है कि आई एम अरेंजिंग ऑल देम लीनियरली। एक रो में बिठा रहा हूँ इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ, एक रो में बिठा रहा हूँ। अब भाई साहब, अगर इसकी जगह मैंने इनको क्या किया, एक टेबल पे बिठा दिया। एक टेबल ये हो, P1 यहाँ हो गया, P2 भाई साहब यहाँ होगा, P3 भाई साहब यहाँ होगा, P4 यहाँ हो गया और P5 यहाँ हो। या फिर कोई एक अरेंजमेंट ये आ गया,
P5 यहाँ हो गया, तो ये जो अरेंजमेंट, इन टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। अब इसको अलग से पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है? अब इनको अलग से पढ़ने की जरूरत, हाँ। अब मुझे ये बताओ कि ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट है, आप अगर एक टेबल पे बैठे हुए हो तो मुझे ये बताओ, ये समझ में तो आ गया सर्कुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि सर्कल में हमको एक टेबल पे मान लो 5 लोगों को बिठा। मुझे ये बताओ कि ये वाला केस, ये दोनों केस सेम है कि डिस्टिंक्ट? ये दोनों केस सेम है कि डिस्टिंक्ट? आप ये टेबल को इमेजिन करो और आप देखो, तो ये दोनों केस आपको सेम नजर आए। तो जो कोई मुझे बोल रहा था कि अगर मैं इसको कट कर दूं, ये अरेंज सर्कुलरली, बट ये दोनों केस सेम है, क्योंकि किसी भी बंदे के लिए किसी दूसरे बंदे की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हुई। आप थोड़ा सा गौर करोगे, आ रहा है समझ में? तो ये दोनों अरेंजमेंट इस केस में सेम है। इसी को अगर मैं लीनियरली देखूं तो आप थोड़ा सा देखो, ये ये अगर इसको मैं सर्कल में डाल दूं तो ये तीनों, ये केस, ये केस, ये केस, या फिर इसके अलावा इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला केस P3, P4, P5, P1 और P2, या फिर P2 आ गया, P3, P4, P5 और P1, ये जो 5 केस है, ये पांचों केस सर्कुलरली अगर आपने अरेंज किए तो आपको सेम लगेंगे। इनको सर्कुलर टेबल पे बिठा दो, ऐसे ही 5 केस आ जाएंगे। जैसे 2 केस यहाँ पे बने हुए राइट हैंड साइड पे, ऐसे 5 केस आ गए। आ रहा है क्या समझ? तो डेफिनेटली जब आप सर्कुलर टेबल पे बिठा रहे हो तो केसेस जो हैं वो कम आने वाले हैं लीनियर अरेंजमेंट के कंपैरिजन। क्लियर है? इतनी क्लियरिटी है? हाँ, अब अगर मैंने ये बोला कि भाई मैंने अगर सीट्स को नंबर दे दिए, सीट्स को नंबर दे दिए, मतलब ये सीट को नंबर दे दिए, ये सीट नंबर 1 हो गया, ये सीट नंबर 2 हो गया, ये सीट नंबर 3 हो गया, ये सीट नंबर 4 हो गया, ये सीट नंबर 5 हो गया, तो फिर लीनियर अरेंजमेंट की तरह ही हो जाएगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू लीनियर अरेंजमेंट। अगर सीट को नंबर दे दिए भाई, तो फिर तो डेफिनेटली लीनियर अरेंजमेंट हो या सीट को नंबर देके सर्कुलर बिठाओ, बात तो वही पड़ेगी। ठीक है, तो हम ये वाली बात नहीं करेंगे। हम जब सर्कुलर परम्यूटेशन की बातें करेंगे तो हम सीट को नंबर नहीं दिए हुए रहते हैं। अगर सीट को नंबर देना है तो स्पेसिफिकली अलग से उसको आपको डिफाइन कर दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा क्वेश्चन। तो यू हैव टू ट्रीट इट लाइक लीनियर अरेंजमेंट के भाई हाँ ठीक है। अब ये दोनों केस जो मैंने यहाँ पे सेम लिखे हैं ऊपर, ये दोनों केस अब डिस्टिंक्ट होने वाले अगर यहीं पे सीट को नंबर मिल चुका होता तो। जब तक नहीं मिला है, जब तक सेम है, मिल गया है तो अलग। तो नहीं मिला है ये मान के हम चलेंगे और हम सर्कुलरली अरेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मुझे जरा ये बताओ कि ये जो 5 केस, इन 5 केस का, इन 5 केस का सर्कुलरली अरेंजमेंट कितने केस आना चाहिए? एक ही आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, करेक्ट? ठीक है, इन 5 केस का, ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर अरेंजमेंट के 5 केस लिखे, इन पांचों के करस्पॉन्डिंग सर्कुलर अरेंजमेंट में एक ही केस आएगा, राइट? क्योंकि ऑर्डर सेम आ जाएगा सब। आप क्लॉकवाइज जाओगे तो सबका पांचों केस का ऑर्डर एक ही आएगा। तो जरा मुझे बताओ
कि अगर मैं लीनियरली इन चीजों को 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर रहा था, तो सर्कुलरली इन चीजों को कितने तरीके से अरेंज कर पाऊंगा। आप बोलोगे सर ऐसा करूं, ये 5 फैक्टोरियल में हर एक केस सर्कुलरली 5 बार आ चुका है। ये 5 केस एक बार आ चुका है। ये 5 केस जो है ये एक बार आना चाहिए। या फिर आप बोलो कि सर्कुलर में जो केस आने चाहिए वो लीनियर में 5 टाइम्स आ चुके हैं। तो आप इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे ना भाई लोग मेरे, हाँ क्या ना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली जहां पे आप लीनियर अरेंजमेंट जो आपका होता है भाई, लीनियर अरेंजमेंट आपके पास n फैक्टोरियल का होता है, तो सर्कुलर अरेंजमेंट आपके पास n फैक्टोरियल बाय n का होता है, या फिर आप बोले तो डायरेक्ट n माइनस 1 फैक्टोरियल। आया क्या ये फंडा समझ, सबसे पहली चीज। या इसको देखने का दूसरा तरीका बताता हूं आप, ये तो एक तरीका हो गया भाई, अच्छी बात है सीख कर। इसको एक तरीका बताता हूं, मैं क्या करता हूं यार, इस सर्कुलर टेबल पे ना एक बंदे को फिक्स कर देता हूं कि P1 तू यहीं बैठ, तेरी जगह फिक्स है। अब तेरे रिलेटिव लोगों को घुमा देते हैं, मेरी ये 1 सीट है, ये 2 सीट है, ये 3 सीट है और ये 4 सीट, तो ये बंदे 1 को मैंने P1 को बिठा दिया एक जगह। अरे तो वो फैक्टोरियल का मतलब ही यही होगा ना भाई, फैक्टोरियल का मतलब है कि सारे केसेस होंगे ना अरेंजमेंट। जब तू ये n फैक्टोरियल लिख रहा है, मतलब P1 की साइड में P4 P3 हो या P5 हो, P2 हो, वो सारे केसेस n फैक्टोरियल ने हैंडल किए। उसमें से 5 केस ये आ रहे थे, इन पांचों केसेस का एक केस बनाया जिसमें ऑर्डर सेम मैच हो रहा हो। ऑर्डर डिफरेंट है तो वो तो अलग ही केस आएंगे ना 5 फैक्टोरियल में भाई। 5 फैक्टोरियल का मतलब ही तो वही होता है, जब भी तो हर एक केस कितनी बार आ चुका है, 5 बार आ चुका है, तो उसको डिवाइड किया है मैंने। तो 5 फैक्टोरियल वाले केसेस में रिलेटिव पोजीशन तो मैटर करवा ही चुका हूं ना मैं, कि किसके बगल में कौन बैठा है। यहाँ पे तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न वाला केस मैंने ले लिया है बताने के लिए। तो P1 को अगर मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि भाई तू बैठ, अब तेरे रिलेटिव में लोगों को चेंज कर सकता हूँ, तो 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन और 4 पोजीशन। अब इन चारों को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, तो भाई एक को फिक्स कर दो और बचे हुए को फिर अरेंज कर दो, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन मैटर करनी है। अब P1 को फिक्स कर दिया और इन 4 को मैं अगर अरेंज कर दूंगा तो कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल से। तो हर एक अरेंजमेंट में अलग अलग रिलेटिव केसेस आते रहेंगे, तो डेफिनेटली वो सब डिस्टिंक्ट केसेस होते रहेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा 5 लोगों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसके अंडरस्टैंडिंग को ले सकते। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ता हूं। मैं बोलता हूं कि यार मुझे एक और चीज बताओ, चलो सर्कुलर परम्यूटेशन। P1 भाई साहब यहाँ बैठे, P2 यहाँ बैठा, P3 यहाँ बैठा, P4 यहाँ बैठा हुआ और P5 यहाँ बैठा। एक ये केस है और एक केस ये कि P1 भाई साहब यहाँ बैठे, यहाँ 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 और यहाँ जो सीट्स है इस पे P5 बैठा हुआ है, यहाँ पे P4 बैठा हुआ है, यहाँ पे P3 बैठा हुआ है, यहाँ पे P2। इस दिस टू केसेस आर डिफरेंट और सेम? टेल मी, दिस टू केसेस आर डिफरेंट और सेम? दिस टू केसेस आर डिफरेंट और सेम? अरे भाई अगर मैं P1 हूं, अगर मैं P1 हूं, अगर मैं P1 हूं, तो क्या मेरे लिए ये दो केस अलग है कि सेम है, जरा बताओ तो। अगर मैं P1 हूं, मैं बैठा हुआ हूं, तो मेरे लिए दो केस सेम है कि डिफरेंट? P1 की जगह बैठ के देख लो थोड़ा सा अपने आप, P1 की तरफ बैठोगे इधर बैठे हुए, तो दोनों केस अलग है यार। क्यों अलग है? क्योंकि अगर मैं P1 तो मेरे लेफ्ट में P2 और मेरे राइट में P5 बैठा। अगर मैं P1 हूं
मैं बैठा हुआ हूँ, इधर मुंह करके बैठा हुआ हूँ डेफिनेटली, तो मेरे लेफ्ट में P2 है और मेरे राइट में P4। यहाँ पे मेरे लेफ्ट में P5 है और राइट में P2 है, तो मेरे लिए तो मैटर करता है ना भाई। तो ये तो दो डिफरेंट केस हो गए ना। आ रहा ही नहीं आ रहा है समझ? और जो हमने n-1 फैक्टोरियल लेके रखा था, इसमें ये दोनों डिफरेंट ही है, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये चीज अलाउड है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, दोनों डिफरेंट है और n-1 फैक्टोरियल में दोनों डिफरेंट लेके लिए भी हुए हैं, तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत है। पर मेरे को दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आपको आएगी, एक गार्लैंड को इमेजिन करो, एक माला को इमेजिन करो, या एक नेकलेस को इमेजिन करो, जिसमें एक धागे के अंदर चीजों को पिरोया हुआ। एक गार्लैंड इमेजिन करो कि भाई एक बड़ा सा फूल ये है, एक फूल ये है, एक फूल ये है, एक फूल ये है और एक फूल ये, 5 फूल हैं आपके पास। उसको इन तरीके से अरेंज करो, इन तरीके से माला बनाइए, इन तरीके से माला बनाए। अब ये दोनों माला सेम है कि डिफरेंट? लोग बैठे हैं तो डिफरेंट, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं, रिलेटिव पोजीशन मैटर कर रही है अलग अलग। बट अगर ये माला है तो ये दोनों चीजें दिखने में अलग है बट हैं एक्चुअली सेम। क्यों सेम है? क्योंकि इफ आई रोटेट माला बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब लेफ्ट और राइट वाला जो हैंड है, राइट वाले हैंड वाले को लेफ्ट में लेके आ जाओ, लेफ्ट वाले हैंड वाला जो जिससे पकड़ के रखा उसको राइट में लेके आ जाओ, तो ये दोनों केस आपके पास क्या आ जाएंगे भाई साहब? फ्लोर्स तो आइडेंटिकल नहीं है, डिस्टिंक्ट ही है भाई मेरे। अगर बैक साइड को फ्रंट साइड और फ्रंट साइड को बैक साइड लेके आ गए तो भाई ये तो सेम ही केस आ जाएगा। माला ने कर दिया हमको गड़बड़, या गार्लैंड या नेकलेस इसने कर दिया हमारे साथ धोखा। इस धोखे को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करेंगे? इस धोखे को सॉर्ट आउट करने के लिए ये करेंगे कि भाई जब इन दोनों को सेम ही कंसीडर करना, गार्लैंड का केस है, तो डिवाइडेड बाय 2 करो। डिवाइडेड बाय 2 इसीलिए करो क्योंकि हर एक केस 2 बार आ चुका है। हर एक केस 2 बार आ चुका है, एक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। मतलब ओवरऑल ये हो गया कि अगर एंटी क्लॉक एंड क्लॉक are different, then it is n-1 factorial. If it is anti-clockwise and clock are same, तो हर एक केस 2 बार आ चुका होगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे को 2 से डिवाइड करना। ठीक है, तो जब भी when person sitting on a circular table and that is the case of circular arrangement, then the total number of arrangement is n-1 factorial. And if we are making a garland or a necklace and we do have it in different flowers, then the total number of garland possibles are n-1 factorial by 2, because in that case anti-clockwise or clockwise हमको same consider करके चलना है। So if the question is specifying that anti-clockwise and clockwise are different, then number of arrangement is n-1 factorial. And if they are defining that they are same, it means anti-clockwise and clockwise are same, then it is n-1 factorial divided by। ओवरऑल आपको सर्कुलर परम्यूटेशन में भी यही ध्यान देना है, n-1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि भाई 8% सर्कुलर टेबल पे मुझे बिठाना, अरेंजमेंट कितने होंगे? क्या आंसर आएगा आपके पास? और एक दूसरा क्वेश्चन है कि 8 डिफरेंट फ्लावर्स हैं, एक गार्लैंड बनानी है, तो कितनी गार्लैंड बनेगी? तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, यहाँ आंसर कितना आ जाएगा सेकंड वाले का? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। That is what the circular permutation is.
We are considering in the last case, we are considering anti-clockwise and clockwise same. That's why we are dividing each case by 2. मतलब, and in the first case, we are considering them to be different. अब एक क्वेश्चन इसी पे यहीं पे करा देता हूं मैं. चलो नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ. नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ. हाँ, P1 को स्टेबल रख दे और बचे हुए को अरेंज कर दे तो भी चलेगा. प्रीवियस पेज भी बता दूंगा, इसको नोट कर ले. दिस इज द प्रीवियस. सर वो गार्लैंड वाला प्रॉपर्ली समझा नहीं. गार्लैंड को पकड़ और उसको इमेजिन कर, उसको फ्रंट साइड को बैक साइड में लेके आ जाओ और बैक साइड को फ्रंट साइड में लेके आ जाओ. दोनों तो वो केसेस फिर सेम दिखेंगे. पर्सन्स में क्यों नहीं कर सकते? तो पर्सन को कैसे 180 डिग्री से रोटेट करेगा भाई तुम? माला तो तेरे दोनों हाथ में, उनको रोटेट कर दे, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में लेके आ जाओ, रोटेट हो जाएगी. लोगों को थोड़ी रोटेट कर सकता. फ्रंट और बैक उसको इमेजिन करके लीनियरली तेरे सामने माला टंगी हुई है, ठीक है? यस सर. वो उस टंगी हुई माला को तो 180 डिग्री से रोटेट कर दे, मतलब फ्रंट साइड बैक में लेके आ जा, बैक साइड फ्रंट में लेके आ जा. यस. तो ये दोनों केसेस सेम दिखेंगे ना तेरे को. लोगों को ऐसा थोड़ी कर सकते. अच्छा ओके सर. How to know a clockwise and anti-clockwise are different until unless it is not mentioned. Like if you are using persons, then definitely anti-clockwise and clockwise are different. In case of garland, it is same. These two cases are known, and otherwise, if the cases are confusing, then they will mention it in the question itself. Okay. So you can easily distinguish. That would not be a challenge. सर आपने जो ऊपर सर्कल ड्रॉ किया उसका आंसर n-1 फैक्टोरियल है ना? किसका? जो ऊपर आपने सर्कल ड्रॉ किया है, P1 को स्टेबल रखा है. हाँ, n-1. और वो जो 180 डिग्री घुमाया है उसका क्या आएगा? उसका n-1 factorial by. If anti-clockwise clockwise are same, it is divided by 2. If they are different, then n-1 factorial only. चलो. प्रोबेबली मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक आपका पीएनसी का टेस्ट कब है? थर्ड को. आई थिंक नेक्स्ट वीक से कैलकुलस डाल देंगे. नेक्स्ट वीक से कैलकुलस डालेंगे शायद. चलो ठीक. चलो मेरे पास टोटल पहला क्वेश्चन है. 20 people है. I need to arrange 8 people circularly. नंबर ऑफ वेज कितने होंगे ये आपको बताना. नेक्स्ट है 20 डिफरेंट फ्लावर्स हैं. 8 फ्लावर्स का गार्लैंड बनाना. तीसरा केस है 20 सेम फ्लावर्स हैं.
8 फ्लावर्स का गार्लैंड बना। व्हाट शुड बी द आंसर? पहले वाले का क्या आएगा? पहले वाले का आएगा, बिल्कुल सही, सीख गया थोड़ा थोड़ा, 20C8 इंटू 7 फैक्टोरियल। दूसरे वाले का 20C8 इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 2। और लास्ट वाले का सेम एस 2। बिल्कुल महिका, वेरी गुड मिहिका, तेरा ही आंसर सही है बेटा, बाकी सबने तो धूल कर दिया इस वाले तीसरे वाले। अरे थोड़ा भेजा लगा लिया करो रे, बस एक ही का आंसर सही आया, थोड़ा तो सोच लिया करो। अरे जब 20 सेम फ्लावर्स हैं, अरे बेवकूफ हो। हाँ अब ग्लिनिश तेरा भी सही, वेदांत अब सही आया। तो 20 सेम फ्लावर्स का है तो 20C8 कहां से आएगा? अरे 20 डिफरेंट होते 8 को सिलेक्ट करना है तो 20C8 आता है रे दोस्तों। अगर 20 के 20 सेम और वो 20 के 20 सेम में से 8 को सिलेक्ट करना है तो कुछ भी कौन से भी 8 उठा ले रे भाई, सेम ही सिलेक्शन आना है। और उनको 8 को कैसे भी तू बैठा दे, कैसे भी तू पिरवा दे, कैसे भी गार्लैंड बना दे, कैसे भी कुछ भी कर ले, एक ही तो केस आना है रे भाई, एक ही तो आंसर आएगा। थोड़ा तो भेजा लगाओ। आया नहीं आया फंडा समझ? अब पूरी बुकलेट है आपकी। एक इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला प्रिंसिपल बाकी है, थोड़ा सेट से रिलेटेड है, उसको अपन एक क्लास में करेंगे, पूरा एक क्लास में वही कर लेंगे। एंड और अदरवाइज आई एम done with the topic. Now the booklet is yours. NCERT, I hope you have already done it. Sheets already done it. Now it's time to go one step further and solve booklet. And if you are able to solve booklet, अगर booklet अगर आपने 1A 1B 1 से पूरी कर ली है, it means आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा होगा। हाँ अब डाउट रखेंगे एक बार, अब ये कंप्लीट हो गया है एमपी के पहले अपन ये पूरा डाउट डिस्कशन करेंगे और इनका लेक्चर्स रखेंगे, ठीक है? तो बुकलेट सॉल्व करने में भिड़ जाओ, सॉल्यूशंस आपके पास हैं, नहीं है तो मुझसे मांग लो, मेरे पास होने चाहिए, और सॉल्व करो, ठीक है? चलो आई विल एंड द लेक्चर ऑन दिस नोट टुडे। हाँ बुकलेट के सॉल्यूशन आई विल सेंड बेटा, अभी सेंड कर ही देता हूँ, बाद में दूसरे लेक्चर में घुस गया तो ये सब उड़ जाएंगे। भेज दिए बेटा, फटाफट सॉल्व करो और कंप्लीट करो बुकलेट, जितनी जल्दी कर सकते हो, है ना? चलो बाय बाय, टेक केयर।